गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। बताओ भाई, पहले वाले पोर्शन में कोई डाउट है? हाँ बेटा, पहले वाले पोर्शन में कोई डाउट है क्या आपको? नो सर। नो सर। ठीक है, कहाँ तक हो गया था बेटा पिछले क्लास में? ट्रॉपिक हार्मोन, पार्स इंटरमीडिया के हार्मोन। यहाँ तक करा दिया था है? यस सर। चलो Yes, ठीक sir. है। ठीक है बेटा, देखो एक इसका डायग्राम देखते हैं पीयूष ग्रंथि का। देखो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ये तो हो गई यहाँ पर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से ये एक व्रंत यहाँ पर जुड़ा रहता है इस तरह से, और ये जो व्रंत है इसको बोलेंगे बेटा इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम व्रंत जो पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करता है। और इसके बाद में ये इस तरह से पीयूष ग्रंथि यहाँ पर अटैच होगी। ये जो अपन बना रहे हैं बेटा, ये पीयूष ग्रंथि की पालियां हैं, है ना, अग्रपाली, पश्चपाली और मध्यपाली। इस तरह से तो ये इनफंडिबुलम व्रंत के द्वारा ये पीयूष ग्रंथि ऐसे अपने हाइपोथैलेमस में कनेक्ट होती है। हाइपोथैलेमस के बेटा जो अग्रभाग होता है ना, हाइपोथैलेमस के अग्रभाग में तो ऑप्टिक काइज्मा पाया जाता है, जिसको आप द्रक काइज्मा कहते हो। डाइएनसिफेलोन के डायग्राम में भी बताया था। हाइपोथैलेमस के मध्य भाग में पीयूष ग्रंथि होगी, और हाइपोथैलेमस का जो पश्च भाग होता है उसमें कार्पस एल्बिकेंस, मेमोरी बॉडी पाई जाती है। तो ये इस तरह से पीयूष ग्रंथि है। और पीयूष ग्रंथि में बेटा यहाँ पर 3 पालियां होती है। जैसे एक नंबर पर है पार्स डिस्टेलिस। पार्स डिस्टेलिस। पार्स डिस्टेलिस, इसको आप एंटीरियर लोब या अग्रपाली भी कहते हो। और ये बिल्कुल पतली झिल्ली की तरह यहाँ पर संरचना है, इसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया, और इसे मध्यपाली भी कहा जाता है। पार्स इंटरमीडिया, मध्यपाली। तो ये जो दोनों हैं, अग्रपाली और मध्यपाली, ये कंबाइंडली बेटा पीयूष ग्रंथि का फर्स्ट पार्ट बनाएगी, जिसको आप अग्र पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि, या फिर इसे एडिनो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस, देखो बेटा ये हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, इसलिए इसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि का एक दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। और आप बता सकते हो बेटा एडिनो हाइपोफाइसिस टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड का कितना % पार्ट हो गया?
75%। तो ये 75% जो पार्ट है ये अग्र पीयूष ग्रंथि बना रही है। इसके बाद में ये जो संरचना है इसको बोलेंगे हम 3 नंबर पर पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा या फिर इसे पश्चपाली भी कहते हैं। और ये जो पश्चपाली है ये मिलकर के बनाती है पश्च पीयूष ग्रंथि। पश्च पीयूष ग्रंथि या फिर आप इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ऐसे ये 2 पीयूष ग्रंथि हो गई, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब देखो बेटा, आपको मैंने कहा था कि जो पार्स इंटरमीडिया है ये बिल्कुल पतली झिल्ली की तरह होगी मानव में, क्योंकि मानव में पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टेलिस के साथ में फ्यूज हो जाती है, समेकित हो जाएगी पार्स डिस्टेलिस के साथ में। इसीलिए पार्स इंटरमीडिया का हार्मोन भी पार्स डिस्टेलिस ही सिक्रेट करती है। अब आप बता सकते हैं बेटा कि अग्र पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल किस तरह से होगा और पश्च पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल किस तरह से होगा? कौन बच्चा बताएगा, बताओ। सिर्फ पश्च पीयूष ग्रंथि तो तंत्रिकीय नियमन होता है और अग्र पीयूष हाइपोथैलेमस अग्र पीयूष ग्रंथि का अग्र पीयूष ग्रंथि का हाइपोथैलेमस नहीं, तो पश्च पीयूष ग्रंथि का भी तो हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है, उसका और कोई तो कंट्रोल थोड़ी कर रहा है, उसका भी तो हाइपोथैलेमस ही करेगा कंट्रोल। भाई अग्र पीयूष ग्रंथि तो ये इसका जो नियमन है वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन हाइपोफाइशियल निवाहिका तंत्र द्वारा करेंगे, और जो पश्च पीयूष ग्रंथि है इसका जो नियमन है वो हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो यहाँ पर डायरेक्ट हार्मोन को सिक्रेट कर रहे हैं। ये इसके पश्चपाली में चले जाते हैं हार्मोन इस तरह से, ऐसे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बेटा अग्र पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर निवाहिका तंत्र है, और आप जानते हैं बेटा निवाहिका तंत्र में केवल शिराएं पाई जाती है, निवाहिका शिराएं यहाँ पर पाई जाती है। तो ये जो शिरा मतलब कि शिरा होगी इसको बोलेंगे हाइपोथैलेमो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल निवाहिका शिरा। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल निवाहिका शिरा कहता है, जिसके द्वारा जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स होते हैं जैसे कि रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, तो ये डायरेक्ट बेटा कहां पर आएंगे? ये हार्मोन डायरेक्ट हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल निवाहिका शिरा द्वारा सीधे बेटा अग्र पीयूष ग्रंथि में स्रावित किए जाते हैं। कौन कौन से हार्मोन हो गए? एक तो रिलीजिंग हार्मोन हो गया और एक यहाँ पर इनहिबिटरी हार्मोन हो गया। और आप जानते हैं बेटा रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस से हार्मोन के श्रावण को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अब ये जो 2 तंत्रिकाएं अपन यहाँ पर बता रहे हैं, इन तंत्रिकाओं का नाम है सुप्रा ऑप्टिकुलर न्यूक्लियाई। एक को तो आप बोलोगे बेटा एसओएन, और एक को अपन कह रहे हैं पीवीएन। एसओएन का पूरा नाम होगा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, और पीवीएन का पूरा नाम होगा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। और इनके बेटा जो अंतिम शिरे होते हैं ना, ये देखो जिसको आप टीलोडेंड्रिया बोलते हो, तो इन अंतिम शिरों को हम कहते हैं हेरिंग काई। इसको क्या कह रहे हैं? हेरिंग काई। और हेरिंग काई यहाँ पर हार्मोन स्टोर करती है, क्योंकि देखो ये जो पीवीएन और एसओएन है ये क्रमश है वैसोप्रेसिन। देखो एसओएन तो बनाएगा बेटा यहाँ पर एडीएच, जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये वैसोप्रेसिन हार्मोन बना रहा है। और पीवीएन बनाता बेटा ऑक्सीटोसिन, यहां से ऑक्सीटोसिन
ऑक्सीटोसिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। तो ध्यान रखना बेटा ये बात है ना कि जो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये आपके हाइपोथैलेमस बनाता है। हाइपोथैलेमस में जो न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियाई क्या है, जो यहाँ पर सिक्रेटरी सेल्स का ग्रुप है, तो ये वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाएंगे और ये हार्मोन इन तंत्रिकाओं के अंतिम छोर में स्टोर किए जाते हैं हेरिकाई में, और जहां से पश्चपाली इनको रिलीज कर देती है। ठीक है कि बताओ बेटा पश्च पीयूष ग्रंथि कितने हार्मोन संश्लेषित करती है, तो क्या बताओगे आप यहाँ पे कि पश्च पीयूष ग्रंथि कितने हार्मोन संश्लेषित करती है, तो क्या बताओगे? 0, कोई हार्मोन पश्च पीयूष ग्रंथि कोई भी हार्मोन नहीं बना रही है। ये जो हार्मोन बन रहे हैं वो कौन बना रहा है बेटा? हाइपोथैलेमस बना रहा है, और हाइपोथैलेमस ने इसको तंत्रिकाओं के द्वारा पार्स नर्वोसा में सिक्रेट किया है, और पार्स नर्वोसा इनको आपको भूल गए क्या ये बात? मैंने आपको बताया था कि बेटा सिक्रेशन और रिलीज में फर्क होगा। अब देखो जैसे वैसोप्रेसिन हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है और वैसोप्रेसिन पश्च पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है, तो दोनों शब्दों में फर्क हो गया। सिक्रेशन का मतलब हो रहा है कि जो सेल को बना रही है उस सेल से हार्मोन बाहर आ गया, और रिलीज का मतलब है पूरी तरह से ग्रंथि से बाहर निकल गया और सीधा हार्मोन ब्लड के अंदर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं बेटा रिलीज होना। तो रिलीज कौन करेगा? पश्च पीयूष ग्रंथि। सिक्रेट कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। अब बताओ आपको यहां तक की बातें समझने में आई नहीं आई? ठीक है, हाँ बेटा बोलो। चलो ठीक है, अब आगे ध्यान दो बेटा। अब सबसे पहले बात करते हैं, देखो एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन। एडिनो हाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं? उनमें से एक हार्मोन है बेटा यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन, जिसको शॉर्ट में आप GH भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन, या फिर सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है ना, STH शॉर्ट में बोलेंगे बेटा STH, और एक होता है वृद्धि हार्मोन। अब देखो 3 शब्द हो गए बेटा यहाँ पे, एक तो सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोक्राइनिन और सोमेटोस्टेटिन। तो तीनों में एक फर्क समझ गए? सोमेटोट्रोपिन तो ग्रोथ हार्मोन को कह रहे हैं, सोमेटोक्राइनिन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को बोलेंगे, और सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को बोलेंगे। अब देखो बेटा नाम से पता लग रहा है कि ग्रोथ हार्मोन, सीधी सी बात है कि ये आपकी बॉडी में फिजिकल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, शारीरिक ग्रोथ को, शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करेगा। और शरीर की वृद्धि कब होगी बेटा? जब हमारे कंकाल तंत्र में विकास होगा, मतलब अस्थि और उपास्थि में वृद्धि होगी। और अस्थि उपास्थि में वृद्धि कब होगी? जब अस्थि और उपास्थि की कोशिकाएं विभाजन करेगी। और ऑब्वियसली सीधी सी बात है, कोई युग्मक तो बन नहीं रहे यहाँ पे कि उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो देखो ये समसूत्री विभाजन को प्रेरित करेगा, अस्थि व उपास्थि की वृद्धि को प्रेरित करेगा, इनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। अब अस्थि की ग्रोथ स्ट्रेंथनेस, मजबूती कब आएगी? जब इसमें कैल्शियम लवणों का जमाव होगा, तो आंत्र से कैल्शियम के अवशोषण को प्रेरित करेगा। ठीक, अपन जो भोजन खा रहे हैं उसमें जो कैल्शियम आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करके उसको अस्थियों में डिपॉजिट करवाएगा, ताकि वहां पर अस्थियां मजबूत बने। प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करता है बेटा ये, ठीक है। एनाबोलिक इफेक्ट डाल रहा है, ध्यान रखना बेटा ये, ठीक है। एनाबोलिक इफेक्ट इसके ऊपर प्रोटीन पर ऐसे घुमाकर दे दिया जाता है कि ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन पर एनाबोलिक प्रभाव डालता है। इसका मतलब प्रेरित कर रहा है, तो ये नाम से पता लगना चाहिए। प्रोटीन को प्रेरित कराएगा, अपगठन को प्रेरित करेगा, फैट के लाइसिस को इसको तोड़ेगा बेटा, और इसके अलावा ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। शर्करा स्तर को बढ़ाता है। जो हार्मोन शर्करा के स्तर को बढ़ाते हैं उनको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहा जाता है, हाइपरग्लाइसेमिक, ठीक है। जो शुगर लेवल को बढ़ाते हैं हाइपरग्लाइसेमिक। एंटी इंसुलिन
एंटी इंसुलिन। अब देखो बेटा, इंसुलिन हार्मोन तो शुगर लेवल को कम कर रहा है, तो ये इंसुलिन के अपोजिट फंक्शन कर रहा है ना ग्रोथ हार्मोन, तो इसलिए इसको एंटी इंसुलिन भी कह सकते हैं और डायबिटोजेनिक प्रभाव भी अपन कह सकते हैं। देखो जो भी हार्मोन इंसुलिन के अगेंस्ट काम करेगा वो डायबिटोजेनिक इफेक्ट भी डालेगा। उसका मतलब ये मत समझना कि डायबिटोजेनिक प्रभाव में कि इसकी वजह से डायबिटीज हो जाएगी, नहीं, ये मतलब नहीं है। डायबिटोजेनिक प्रभाव का मतलब है कि शुगर लेवल को जो हार्मोन बढ़ाते हैं उनके बारे में आप डायबिटोजेनिक इफेक्ट कह सकते हो। अब बताओ ये फंक्शन आपको समझने में आए नहीं आए? देखो एक बार याद करते हैं, इसको तो हटा रहा हूं मैं स्क्रीन को। अब देखो बेटा क्या मतलब ग्रोथ हार्मोन के बारे में सीधी सी चीज दिमाग में आनी चाहिए कि भाई ग्रोथ हार्मोन फिजिकल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करेगा। अब कैसे करेगा? अस्थि उपास्थि में वृद्धि को प्रेरित करके। अस्थि उपास्थि की ग्रोथ कब होगी? जब इनमें सेल डिवीजन होगा, तो ये सेल डिवीजन के लिए क्या कर रहा है? समसूत्री विभाजन को प्रेरित कर रहा है। चलो ठीक है, ग्रोथ हो गई। अब इनमें स्ट्रेंथनेस कैसे आएगी, मजबूती कैसे आएगी? तो कैल्शियम लवणों के जमाव को प्रेरित करेगा। तो पहले कैल्शियम के एब्जॉर्ब से, आंत्र से। इसके अलावा क्या कर रहा है बेटा? देखो ये जो हमारी मसल्स है, तो मसल ग्रोथ को बढ़ाता है। कैसे? प्रोटीन पर एनाबोलिक प्रभाव डाल के। एनाबोलिक प्रभाव का मतलब हो गया को प्रेरित करेगा और वसा के अपगठन को प्रेरित करता है। प्रोटीन के तो संश्लेषण को और वसा के अपगठन को। देखो ये जो लोग जिम वगैरह में जाते हैं ना, तो ये कई टाइप की मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, प्रोटीन के पाउडर्स वगैरह, ताकि मसल ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। तो ये मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। कैसे करेगा बेटा? ये यहां पर प्रोटीन के संश्लेषण को बढ़ाएगा और वसा के अपगठन को प्रेरित करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शुगर लेवल को भी बढ़ा देता है। तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? विपरीत काम कर रहा है, तो एंटी इंसुलिन, एंटी इंसुलिन होता है, उसके लिए आप डायबिटोजेनिक भी कह सकते हो। ये इसके फंक्शन हो गए बेटा। ऐसे आपको ये फंक्शन सब हार्मोन के याद करने पड़ेंगे, ठीक है? अब देखो एक बात सुनो मेरी। अब आपसे ये पूछा जाए कि जैसे ग्रोथ हार्मोन के अल्प श्रावण से क्या विकार होते हैं, है ना, और अति श्रावण से क्या विकार होते हैं, तो उनके लक्षण बताओ। तो बेटा सिम्टम्स याद करना बहुत आसान चीज है, बल्कि आपको तो सिम्टम्स पढ़ना ही नहीं चाहिए। देखो कैसे, अगर आप हार्मोन तुम्हें समझने में आ गया कि ग्रोथ हार्मोन क्या काम कर रहा है, तो अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो रहा है तो उसके जो फंक्शंस हो रहे हैं वो फंक्शन कम होने लगेंगे। जैसे स्केलेटल सिस्टम का डेवलपमेंट होगा अगर ग्रोथ हार्मोन की वजह से, और ग्रोथ हार्मोन अगर एब्सेंट है या बहुत कम मात्रा में है तो स्केलेटल सिस्टम का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। रूप से शरीर की लंबाई बढ़ जाती है। तो देखो वही बात है कि सिम्टम्स है ना, आपको अपने आप याद होंगे। हार्मोन के जो फंक्शन है उनको कम करके बता दो, वो अल्प श्रावण के लक्षण हो गए, और उनको ज्यादा करके बता दो तो अति श्रावण के लक्षण हो गए। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यहाँ ये चीज होती है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि बच्चों में और एडल्ट में, ठीक है, बच्चों में और वयस्क में हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन की वजह से रोग का नाम क्या होता है, डिजीज का नेम क्या है, वो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों में कौन सी डिजीज होगी, एडल्ट में कौन सी होगी। मेन तो ये वाला पॉइंट होता है, बाकी सिम्टम्स वगैरह सब अपने आप याद हो जाते हैं। चलो देखो एक बार देखते हैं इसमें। देखो बेटा ग्रोथ हार्मोन का अल्प श्रावण, अल्प श्रावण से विकार देखो, ड्वार्फिज्म या वामनता बच्चों में होगा, और एक्रोमिक्रिया ये बेटा वयस्क में होता है। बच्चों में ड्वार्फिज्म और वयस्क में एक्रोमिक्रिया। ध्यान रखना अल्प श्रावण से हो रही है। देखो शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो गई। अब आ गया ना वही चीज, हार्मोन का सिक्रेशन कम हो रहा है तो फिजिकल ग्रोथ भी देखो कम होने लग गई, ठीक है।
और इसके बाद में कंकाल तंत्र का विकास कम होगा, स्केलेटल सिस्टम कम डेवलप करेगा, ठीक है। इसे एटिलियोसिस भी कहते हैं इस प्रकार की वामनता को, ठीक है। और जो बोने हैं उनको है, आपने सर्कस भी, ये जो छोटे छोटे लोग काम करते हैं ना उनको मिजेट्स बोला जाता है, क्योंकि वो ड्वार्फिज्म डिसऑर्डर उनके अंदर होता है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो गया तो उसको फिर ड्वार्फिज्म बोलते हैं। बच्चों के अंदर ही ऐसी चीजें हो जाती है। अब जैसे मान लो बेटा, एक बार ध्यान से सुनना इस चीज को, 1 मिनट होल्ड करना है ना। हाँ देखो, एक चीज मेरे ध्यान से सुनना इसमें, कि जैसे बच्चों में हार्मोन का लेवल कम हो गया तो आपको उनकी चाइल्डहुड स्टेज में पता लग जाएगा कि यार इसके बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है ना। और भी आपको डिसऑर्डर सिम्टम्स आपको पता लगेंगे। आपने उसको जैसे डायग्नोज करवाया तो पता लगा कि उसमें तो ग्रोथ हार्मोन ही बहुत कम बन रहा है या फिर एब्सेंट है ना। लेकिन एडल्ट में क्या होगा, अब जैसे मान लो एडल्ट में पता लगे कि 17-18 साल की एज के बाद में पता लगे, 17-18 या 15-16 साल की एज के बाद में पता लगे, तब तक बॉडी की ग्रोथ तो हो गई है ना। जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है वो तो ग्रोथ कर गया, लेकिन जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो भी ग्रोथ कर रहा है। तो उसकी वजह से जैसे हाथ पैरों में छोटा हो जाना, तो ये सिम्टम्स वहां पर आते हैं। तो देखो, शरीर की वह बुद्धि सामान्य होती है, मतलब हमारी इंटेलिजेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन कम बनता है तो। हाथ व पैर छोटे रह जाते हैं, ठीक है, ये बेटा वयस्क में लक्षण आएंगे। अतिश्रावण से देखो, अतिश्रावण से बच्चों में जो रोग होता है उसको गिगैंटिज्म बोलते हैं, गाइगेंटिज्म, अतिकायता। और वयस्क में बोलते हैं बेटा एक्रोमिगेली, महाकायता। गिगैंटिज्म में शरीर की लंबाई बढ़ जाती है, और अतिकायता में क्या होगा, कशेरुक दंड में झुकाव से कुबड़ निकल आती है, जिसे काइफोसिस कहते हैं। याद आ गया बेटा, काइफोसिस। थोरेसिक कर्वेचर ज्यादा डेवलप हो जाएगा, ठीक है, वर्टिब्रा कॉलम में बताया था, उसको काइफोसिस कहते हैं। चेहरे की विकृति आएगी, जैसे नाक कान ये बड़े हो जाना, इस तरह से चेहरा थोड़ा लंबा हो जाएगा। और गंभीर जटिलताएं होती है, ठीक है, यदि उपचार न किया जाए तो डेथ भी हो सकती है। आपको देखो मेन चीज को ध्यान रखें, श्रावण और अति श्रावण से होने वाले इस नाम से जानते हैं। मेन आपको डिजीज का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। ये समझने में आया नहीं आया, ठीक है। 2 नंबर पर है बेटा प्रोलैक्टिन को पीआरएल बोलते हैं बेटा शॉर्ट में। इसके अन्य नाम भी देख लो, हो सकता है कोई अदर नेम से आपसे पूछे या कंफ्यूज करे। तो प्रोलैक्टिन को पीआरएल भी बोलते हैं, इसको मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं बेटा, है ना। मेमोट्रोपिक और ल्यूटियोट्रोपिक भी बोला जाता है। ल्यूटियोट्रोपिक, मेमोट्रोपिक और प्रोलैक्टिन, पीआरएल, एमटीएच, एलटीएच एक ही बात है। देखो आप सब जानते हैं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध के संश्लेषण और श्रावण को प्रेरित करता है, ठीक है। तो प्रसव के बाद स्तन ग्रंथियों से दुग्ध संश्लेषण व श्रावण को प्रेरित करेगा। ये जो प्रक्रिया है बेटा दुग्ध संश्लेषण श्रावण, इसको गैलेक्टोपोएसिस भी बोला जाता है ना। कहीं पर अगर ऐसा कोई नाम आए गैलेक्टोसीमिया, गैलेक्टोपोएसिस, तो आप ऐसा मत समझना कि सर देखो गैलेक्टोसीमिया में तो गैलेक्टोज शर्करा का स्तर बढ़ जाता है ना। और उसका ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं अपन, कि जिस बच्चे में पता लगे कि इसमें गैलेक्टोसीमिया है तो उसको मिल्क, दूध रहित आहार देकर के उसके लक्षणों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन गैलेक्टोपोएसिस का मतलब ये नहीं है ना कि आप उससे रिलेटेड करो। गैलेक्टोपोएसिस का मतलब है मिल्क का सिक्रेशन और सिंथेसिस होना, उसको गैलेक्टोपोएसिस कहते हैं। और गैलेक्टोपोएसिस को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है, प्रोलैक्टिन करता है। फिर देखो बेटा मोस्ट ऑफ लाइफ में प्रोलैक्टिन का संदमन डोपामीन
या PIH द्वारा होता है। याद है बेटा PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन को डोपामीन भी बोला जाता है, याद है? ठीक है। अब सुनो देखो मेरी बात यहाँ पे कि जितने हार्मोन फीमेल बॉडी में बनते हैं उतने हार्मोन मेल बॉडी में भी बनते हैं, है ना? ये बात नहीं कि प्रोलैक्टिन फीमेल में बन रहा है तो प्रोलैक्टिन मेल में नहीं बनेगा, मेल में भी प्रोलैक्टिन बन रहा है। लेकिन मेल में जो, अब आप देखो दोनों में कॉमन पॉइंट की बात करो बेटा, मेल में बहुत ट्रेस अमाउंट में बनेगा, बहुत कम अमाउंट में। अब मेल और फीमेल दोनों में बात करो, एक नॉर्मल फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कि इन दोनों में प्रोलैक्टिन का संदमन डोपामीन द्वारा हो जाता है, तो इसलिए कोई मिल्क नहीं बनेगा, है ना, कोई भी मिल्क नहीं बनेगा, डोपामीन की वजह से उसका संदमन हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द लाइफ में फीमेल में बात करो, अच्छा नर के अंदर तो क्या होता है, स्तन ग्रंथि ही अवशेषी और नॉन फंक्शनल होती है, अक्रियात्मक है, कोई काम नहीं कर रही है। लेकिन फीमेल में तो फंक्शनल होती है ना, स्तन ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड, तो उनमें भी बेटा मोस्ट ऑफ द लाइफ में उनके जीवन के अधिकांश समय में प्रोलैक्टिन हमेशा संदमित अवस्था में रहेगा। जैसे मान लो कि कोई फीमेल ने अपने पूरे जीवन काल में, ठीक है, जब उसकी नेचुरल डेथ होती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है, तो नेचुरल डेथ तक उसने अपने जीवन काल में 2 संतान को जन्म दिया है, ठीक है, 2 बार प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो 2 बार उसमें प्रोलैक्टिन एक्टिवेट फेज में आएगा, ठीक है। जैसे प्रसव हुआ तो प्रसव के बाद में प्रोलैक्टिन सक्रिय अवस्था में आ गया, अब वो मिल्क सिक्रेशन होता रहेगा। कुछ फीमेल में 1 साल तक, 6 महीने तक रहता है, कुछ में 1.5 साल 2 साल तक भी चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो टाइम निकलता जाएगा ना 6 महीने के बाद में, तो फिर मिल्क सिक्रेशन ऑटोमेटिक डिक्रीज होने लग जाएगा और फिर धीरे 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 बिल्कुल बंद हो जाएगा अपने आप ही। कारण क्या हुआ? क्योंकि डोपामीन ने प्रोलैक्टिन को वापस से संदमित कर दिया। आई बेटा बात समझने में? तो प्रोलैक्टिन हमेशा डोपामीन द्वारा संदमित अवस्था में रहेगा, लेकिन आपको केवल इतना सा बताना है कि केवल प्रसव के बाद में ही एक्टिवेट फेज में आएगा, बाकी तो संदमित अवस्था में रहता है। ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे प्रेग्नेंट फीमेल में प्रेगनेंसी के बाद में, प्रसव के बाद में उसमें मिल्क सिक्रेट हो रहा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस टाइम पर प्रोलैक्टिन इनहिबिट हो जाता है डोपामीन के थ्रू। क्लियर बेटा? यहां तक कोई डाउट आपको इसमें सेकंड वाले हार्मोन में? नो सर। चलो ठीक है। अब देखो बेटा थर्ड हार्मोन, देखो नाम से पता लग रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH या थायरोट्रोपिक हार्मोन भी कहता है बेटा इसको। थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। देखो बेटा एड्रिनो मतलब एड्रिनल ग्लैंड, कोर्टी मतलब कॉर्टेक्स, ठीक है, कोर्टिको मतलब कॉर्टेक्स, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्रंथि से हार्मोन स्रावण को प्रेरित करता है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब सुनो देखो मेरी बात, एड्रिनल कॉर्टेक्स से टोटल बेटा 3 टाइप के हार्मोन आते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से टोटल 3 टाइप के हार्मोन्स आते हैं, और कौन कौन से हार्मोन होते हैं वो देखो। जैसे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है ना, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और एक होता है बेटा सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन। ऐसे 3 प्रकार के कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स आते हैं, ठीक है। किसमें आ रहे हैं? 3 टाइप के जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स होते हैं, सॉरी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्रंथि से स्रावित होते हैं, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्रंथि से। लेकिन देखो क्या होगा कि ये जो ACTH हार्मोन है ना, वो तीनों को स्टिमुलेट नहीं करेगा। अब आप ये मत समझना कि देखो सर एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्रंथि से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, है ना, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एक है सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो क्या ये ACTH हार्मोन तीनों हार्मोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा? नहीं, तीनों को नहीं करेगा। आपने मिनरेलोकॉर्टिकॉइड तो पढ़ा था ना बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम में, पढ़ा था आपने ये एल्डोस्टेरोन।
तो एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को कौन स्टिमुलेट करता है? रास सिस्टम, एंजियोटेंसिनोजन 2 बताया था। ठीक है, तो एंजियोटेंसिनोजन 2 ये एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। इसीलिए ध्यान रखना बेटा, मैंने यहाँ पे नोट्स में मेंशन भी कर रखा है स्पेशली कि एड्रिनल कॉर्टेक्स अधिवृक्क वल्लकूट ग्रंथि से हार्मोन श्रावण को प्रेरित करता है। एग्जाम्पल स्पेशली ग्लूकोकोर्टिकोइड, और ग्लूकोकोर्टिकोइड का एक एग्जाम्पल होता है बेटा कोर्टिसोल। ये इसका एक एग्जाम्पल होता है कोर्टिसोल, ग्लूकोकोर्टिकोइड। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे फिर आगे। आगे देखो बेटा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये नीट में भी पूछा हुआ है इसके बारे में। गोनेडो का मतलब हो गया गोनेड मतलब जनद, जनद मतलब प्राथमिक जननांग, जैसे वृषण और अंडाशय जो जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं, लिंग हार्मोन का उत्पादन करवाते हैं, उनको गोनेडोट्रोपिन कहते हैं। अच्छा बेटा, ट्रोपिक हार्मोन का मतलब क्या होता है ये बताओ? जो दूसरी बिल्कुल है ना। अब देखो, पीयूष ग्रंथि से गोनेडोट्रोपिन आया, और गोनेडोट्रोपिन वृषण और अंडाशय पर काम करेगा। तो वृषण और अंडाशय भी तो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ना, वैसे तो मिश्रित ग्रंथियों में माना जाता है इनको। ठीक है, अब देखो बेटा, कौन कौन से गोनेडोट्रोपिन है? गोनेडोट्रोपिन को जीटीएच भी बोला जाता है, और ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। हाँ, आपने अभी क्या बोला था? सर सुनाई नहीं दिया था, क्या बोला था? थोड़ी देर पहले बोला था। अब मेरे को भी नहीं पता। गोनेडोट्रोपिन के बारे में कुछ बोला था। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन गोनेड्स की क्रिया को स्टिमुलेट करते हैं, जनदों की क्रिया को प्रेरित करते हैं। ठीक है, और गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन्स होते हैं ये दो प्रकार के हैं बेटा, एक एफएसएच है और एक एलएच है। एफएसएच का पूरा नाम है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिका वर्धक हार्मोन। देखो, नर में तो ये सर्टोली कोशिका पर कार्य करेगा और शुक्र जनन क्रिया को प्रेरित करता है। अच्छा, जानते हो बेटा सर्टोली कोशिका कहां पर होती है? शुक्र जनन नलिकाओं में सर। शुक्र जनन नलिका में। अच्छा, आवाज आ रही है क्या मेरी सही से सबको? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई डिस्टरबेंस? यस सर, आ रही है। ठीक है, देखो वृषण का जब ट्रांसफर सेक्शन डायग्राम देखते हैं ना, तो उसमें आपको बहुत सारी शुक्र जनन नलिकाएं वहां पर दिखाई देती है, और शुक्र जनन नलिका वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। ठीक है, शुक्र जनन नलिका के ट्रांसफर सेक्शन में दो प्रकार की सेल्स अंदर दिखाई देगी। एक तो नर जनन कोशिका, जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया, और एक सेल होती है सर्टोली कोशिका। तो ये तो नलिका के अंदर होती है सर्टोली कोशिका। अब नलिका के बाहर का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं अंतराली क्षेत्र, और अंतराली क्षेत्र में जो कोशिका पाई जाती है उसको बोलते हैं अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल। तो एफएसएच जो हार्मोन है वो नर में शुक्र जनन क्रिया को प्रेरित करेगा, सर्टोली कोशिका पर कार्य करता है, और सर्टोली कोशिका से ऐसे तत्व स्रावित होते हैं जो शुक्र जनन क्रिया को प्रेरित करते हैं। ठीक है, मादा में एफएसएच हार्मोन जो अंडाशय पुटिकाएं हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ओवेरियन फोलिकल। तो फोलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, तभी तो इसका नाम रखा गया है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ओवेरियन फोलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, दूसरा हार्मोन है बेटा एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अंतराली कोशिका। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा अंतराली कोशिका को? इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल बोला जाता है, या लीडिंग सेल पर कार्य करता है। अतः एलएच को नर में आईसीएसएच भी कहते हैं। आईसीएसएच का पूरा नाम है, आई मतलब इंटरस्टिशियल, सी मतलब सेल, एसएच मतलब स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अंतराली कोशिका उद्दीपक हार्मोन जो अंतराली कोशिका पर कार्य करता है। जिससे क्या होगा बेटा, जब आईसीएसएच एलएच एक ही बात है, आप अलग अलग मत समझना। आईसीएचएस तो इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये इंटरस्टिशियल सेल पर फंक्शन कर रहा है। ठीक है, और इंटरस्टिशियल सेल आईसीएसएच या एलएच के स्टिमुलेशन में एंड्रोजन
हार्मोन का श्रावण करती है। एंड्रोजन का मतलब होता है बेटा मेल हार्मोन, नर लिंग हार्मोन। अब एंड्रोजन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा मुख्य एंड्रोजन हार्मोन कौन सा है, तो आप कहोगे टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का एंड्रोजन हार्मोन होता है। एंड्रोजन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो एंड्रोजन स्रावित होता है, जो मेन एंड्रोजन हार्मोन है, वो टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो, मादा में एलएच हार्मोन क्या करेगा, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। जो परिपक्व अंडपुटिकाएं हैं उसके फटने को प्रेरित करेगा। परिपक्व अंडपुटिका क्या होती है बेटा, ग्राफियन पुटिका। तो ग्राफियन पुटिका के फटने को प्रेरित करेगा, तो इसके फटने से अंडोत्सर्ग हो जाएगा, और ग्राफियन पुटिका का जो शेष भाग है, जो बचा हुआ भाग है, वो किसमें चेंज हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगा। और अब बेटा कॉर्पस ल्यूटियम से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होता है, मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन, और अल्प एस्ट्रोजन, ये यहां से श्रावित होंगे, ठीक है। तो अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है मादा में। अब मुझे ये बताओ आप कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन समझने में आए नहीं आए? क्या कह रहे हो? ये जो FSH है वो नर में शुक्रजनन कोशिका के कार्य करती है सर। समझाने में क्या, सही से बोलो, धीरे धीरे। FSH से शुक्रजनन कोशिकाओं पे कार्य करना चाहिए ना, सर्टोली कोशिका तो सर उन्हें पोषण प्रदान करती है। FSH सर्टोली कोशिका पर कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ मतलब शुक्रजनन कोशिका ही तो बनाती है सर। अरे तो उसको स्टिमुलेट भी तो करना पड़ेगा ना। सेल जो है, स्पर्मेटोगोनिया सेल है, वो तो शुक्राणु बना रही है, लेकिन उस प्रोसेस को स्टिमुलेट कौन करेगा, FSH करेगा। तो FSH किस पर काम करेगा, सर्टोली सेल पर। तो सर्टोली सेल ने कुछ ऐसे एलिमेंट बनाए हैं, ऐसे तत्व श्रावित कर रही है जो उस सेल को स्पर्म बनाने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, ऐसे, ठीक है। हाँ, आगे देखो बेटा, फिर MSH हार्मोन। MSH का पूरा नाम है मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसे बेटा मेलेनोट्रोपिन भी बोलते हैं, मेलेनोट्रोपिन, ठीक है, एक ही बात है। और इंटरमीडियन के नाम से भी जाना जाता है। MSH का दूसरा नाम होता है इंटरमीडियन हार्मोन। देखो, ये हार्मोन क्या कर रहा है, निम्न कशेरुकी जीवों में त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है। जो लोअर वर्टिब्रेट एनिमल होता है ना, उनमें, हमारे में नहीं करेगा बेटा। मानव में तो देखो मैं आपको बताऊं, इसका जो फंक्शन होता है ना MSH का, वो अननोन फंक्शन है। ये पता नहीं है कि MSH क्या काम करता है, ठीक है। तो ह्यूमन में MSH हार्मोन का फंक्शन अननोन है। ये क्या काम करता है, क्या प्रोसेस स्टिमुलेट करता है, ठीक है, उसके बारे में नहीं पता है अभी। लेकिन लोअर वर्टिब्रेट में जो निम्न कशेरुकी जंतु, जैसे मेंढक हो गया है ना, उनमें, तो गिरगिट हो गया, इनमें, तो इनमें इसका कार्य मतलब क्या होता है, त्वचा की वर्णकता का नियमन करना। त्वचा की वर्णकता का नियमन मतलब मेटाक्रोसिस से संबंधित होता है। और आपसे पूछा जाए कि बेटा मेटाक्रोसिस क्या होता है, मेटाक्रोसिस का मतलब होता है स्किन कलर में चेंज आना। जैसे मेंढक होता है ना, तो देखो मेंढक की स्किन का कलर भी चेंज होता रहता है। जैसे वो पानी में रहेगा तो उसकी स्किन का कलर अलग होगा, वो घास पर रहता है तो कलर अलग हो जाता है, मिट्टी पर रहेगा तो कलर अलग हो जाएगा। तो वो स्किन का कलर चेंज कर रहा है, इसको हम बोलते हैं मेटाक्रोसिस। इसको मेटाक्रोसिस कहते हैं। तो ये मेटाक्रोसिस जो है वो त्वचा की वर्णकता का नियमन, ये आपका MSH हार्मोन करता है निम्न कशेरुकी जंतुओं में। त्वचा में जो मेलेनोसाइट होती है बेटा,
है ना, जो स्किन के अंदर मेलेनोसाइट जो मेलेनिन वर्णक के संश्लेषण हेतु प्रेरित करता है, उसको मेलेनोसाइट जो मेलेनिन वर्णक का संश्लेषण कर रही है, तो मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर मैंने ये डायग्राम बना रखा है, जैसे इधर देखो जिधर कर्सर का साइन है, ये जो सर्किल है बेटा ये त्वचा है, और इस त्वचा में देखो ये केवल ऐसे 6 मैंने डॉट बना रखे, देखो ये मेलेनिन वर्णक है। और दूसरा साइड का डायग्राम देखो सर्किल में, इसमें देखो कितने सारे डॉट बना रखे हैं, है ना। तो मेलेनिन वर्णक का जमाव ज्यादा होगा तो वर्णकता बढ़ जाएगी, है ना, मतलब जैसे स्किन में डार्कनेस आना। और अगर मेलेनिन वर्णकों का जमाव कम होगा तो मतलब डार्कनेस कम हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाए कि वर्णकता को कौन बढ़ाता है, तो एमएसएच जो हार्मोन होता है ना बेटा, ये स्किन में पिगमेंटेशन को बढ़ा देता है। देखो अब तीर का निशान देखो, यहां पर इधर तो कम मेलेनिन वर्णक है, इधर देखो ज्यादा मेलेनिन वर्णक है। तो एमएसएच तो पिगमेंटेशन को बढ़ाता है, और मेलेटोनिन हार्मोन जो आपके पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, ये बेटा पिगमेंटेशन को कम कर देता है। ठीक है, तो एमएसएच पिगमेंटेशन को बढ़ाएगा और मेलेटोनिन पिगमेंटेशन को कम करता है। ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं, मतलब एक जो काम करता है दूसरा उसके बिल्कुल उल्टा काम करेगा। तो ये आपके एमएसएच और मेलेटोनिन के फंक्शंस हो गए। बताओ बेटा कोई डाउट है इस वाले पोर्शन में? सर गिरगिट में भी यही होता है? बिल्कुल यही होता है। ठीक है, आगे देखो ये तो सर वो मल्टी कलर, ये जो है वो अपने एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन अपन ने पढ़ लिए बेटा। ग्रोथ हार्मोन अपन ने पढ़ा, ठीक है, टीएसएच हार्मोन अपन ने पढ़ा, प्रोलैक्टिन पढ़ा, गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, एसीटीएच और एमएसएच, 6 हार्मोन हो गए। अब बात कर रहे हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोन। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब पश्च पीयूष ग्रंथि से कोई भी हार्मोन का संश्लेषण नहीं होता है, लेकिन यहां से 2 हार्मोन मुक्त होते हैं जो हाइपोथैलेमस में संश्लेषित होते हैं। ठीक है, यहां से हार्मोन कितने रिलीज होंगे? 2 हार्मोन रिलीज होंगे। यहां पर कितने हार्मोन बनते हैं? 0, कोई नहीं बनता है। बनाता हाइपोथैलेमस है, ये केवल रिलीज करता है। देखो एडीएच और वैसोप्रेसिन, एडीएच नैनोपेप्टाइड है, ये संख्या बता रहा अमीनो अम्ल की, एसओएन से स्रावित होगा, नेफ्रॉन के दूरस्थ भागों से जल के पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है बेटा, ये लिखा है वहां आप लोगों को अभी उत्सर्जन तंत्र में। डायूरेसिस मतलब डाइल्यूट यूरिन, तनुमूत्र को रोकता है, तभी तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं इसको। और रक्त वाहिनी पर संकुचनी प्रभाव द्वारा बीपी और जीएफआर को भी बढ़ा देता, ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगा और जीएफआर भी बढ़ा देगा, ब्लड वेसल्स पर कॉन्ट्रैक्शन करके। ऑक्सीटोसिन, देखो ऑक्सीटोसिन ये भी नैनोपेप्टाइड है, लेकिन ये पीबीएन से स्रावित होता है। प्रसव के समय देखो ये क्या काम कर रहा है, 2 फंक्शन होते हैं बेटा इसके। प्रसव के समय तो जो गर्भाशय पेशी है, अब बता सकते हो बेटा गर्भाशय पेशी कौन से स्तर में होगी? गर्भाशय के मायोमेट्रियम, ठीक है, तो गर्भाशय पेशी में संकुचन प्रेरित करता है, अतः इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि चाइल्ड बर्थ को स्टिमुलेट कर रहा है ये। और दूसरा काम देखो, स्तन ग्रंथि में जो मायो एपिथेलियल सेल्स होती है उनमें संकुचन द्वारा दुग्ध निष्कासन को प्रेरित करता है। तभी तो ऐसी चीज भी पूछ ली जाती है कई बार, जैसे स्तन ग्रंथि में जो स्तन कूपिकाएं होती है उसमें दूध मिल्क भरा रहता है वहां पे, ठीक है, लेकिन फिर भी मिल्क बाहर नहीं आता, कारण क्या है? ऑक्सीटोसिन नहीं है। तो ऑक्सीटोसिन मायो एपिथेलियल में संकुचन करेगा तो फिर दुग्ध का निष्कासन होगा, अतः इसे मिल्क लेट डाउन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन मतलब दुग्ध निष्कासन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और डेयरी उद्योग में
अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है। जैसे और ज्यादा मिल्क ऑब्टेन करना है तो फिर इसको यूज लेते हैं वहां पे। ठीक है, अब एक पॉइंट और देखो बेटा, जैसे एक है संश्लेषित वैसोप्रेसिन, है ना, संश्लेषित वैसोप्रेसिन जो नेचुरल नहीं है बेटा, ये सिंथेटिक है। तो जो सिंथेटिक वैसोप्रेसिन है उसको पिट्रेसिन बोलते हैं। देखो नाम देखो, वैसोप्रेसिन, पिट्रेसिन मिल रहे हैं ना। तो वैसोप्रेसिन तो ओरिजिनल है, नेचुरल है, और ये सिंथेटिक हार्मोन होता है पिट्रेसिन। इसी तरह से बेटा ऑक्सीटोसिन का जो सिंथेटिक हार्मोन होता है उसको बोलता है पिटोसिन, ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन। तो कई बार पता ये भी पूछ लेता है, जैसे मान लो कि किसी मतलब कि फीमेल में जो प्रसव होने वाला है तो उसमें प्रसव को प्रेरित करने के लिए डॉक्टर निम्न में से कौन सा हार्मोन इंजेक्ट करता है। ठीक है, अब वहां पर आप ढूंढोगे कि ऑक्सीटोसिन तो मिल ही नहीं रहा है, तो पिटोसिन लिखा हुआ है तो उसको टिक करेंगे अपन वहां पे। ये सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन है पिटोसिन, और पिट्रेसिन होता है बेटा सिंथेटिक वैसोप्रेसिन। ठीक है, ये अपने पीयूष ग्रंथि के हार्मोन कंप्लीट हो गए। बताओ बेटा यहां तक के पोर्शन में आपको कोई डाउट है क्या? सर जैसे भी आपने बोला, हेलो सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर जैसे कि संश्लेषित जो ऑक्सीटोसिन है वो पिटोसिन है। सर क्वेश्चन में अगर ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन दोनों दे के रखा है और जब बाहर से इंजेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो तब कौन सा करेंगे? देखो उसमें फिर दोनों दिए हुए होंगे, बोथ ऑप्शन होगा फिर उसमें, लेकिन ऑक्सीटोसिन भी हो सकता है उसमें। ऐसी चीज नहीं कि वो नेचुरल है तो उसको भी तो अपन ने एक्सट्रैक्ट कर लिया ना वहां से। लेकिन ये एक्सट्रैक्ट पिटोसिन जो है ना बेटा, ये एक्सट्रैक्ट मतलब निष्कर्षित नहीं किया गया, इसको तो बनाया गया है, संश्लेषित किया गया कृत्रिम रूप से। तो हो सकता है कि बोथ दिया हुआ हो वहां पे तो दोनों को टिक करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई दोनों में से एक को सेलेक्ट करो, तो वो तो दोनों काम तो दोनों के सेम ही होता है ना। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है कि एक ही बताओ दोनों में से, फिर उसमें बोथ भी ऑप्शन रहेगा फिर वहां पे। ठीक है, सर ये नैनो, यस सर। सर नैनो पेप्टाइड, सर ये क्या है? देखो नैनो पेप्टाइड क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में ये जो काउंटिंग पढ़ते हो क्या केमिस्ट्री? 9 को बोलते हैं। यस सर। है ना, कैसे पढ़ते हो? मोनो, टाई डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, पढ़ते हो 9 को ऐसे? बोलते हैं सर, नैनो। यस Yes, सर। हाँ तो 9 बस को फिर। अच्छा 10 को क्या बोलता है? डेका। डेक का। हाँ तो इसमें देखा कितने था। अमीनो अम्ल हो गए बताओ अब? 9। ठीक है, नहीं। तभी तो नैनो पेप्टाइड कह रहे हैं इसको। ठीक है, ओके सर, यस सर। हाँ बेटा बताओ यहां तक की बातें समझने में आई आपको? यस सर। ठीक है, सर आगे देखो ये तो डायग्राम की जगह खाली छोड़ दो, है ना, इतनी जगह खाली छोड़ दो डायग्राम की, और यहां से नोट कर लो फिर।
हो गया बेटा, यहाँ तक का हटा दूं? हटा दो सर, हटा दो। हाँ बेटा, लिख लिया सर, लिख लिया। अरे नहीं सर, थोड़ा सा रह गया। सर थोड़ा सा रह रह गया गया। सर। रह गया। हाँ, ये ऊपर वाले फंक्शन, विकार से ऊपर वाले जो जीएच के फंक्शन। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, ये आगे का लिखो फिर। सर एक लाइन दिखा दो सर ऊपर। हो गया क्या यहाँ तक का? एक्रोमिया से पहले का हो गया सर। ये सही है स्क्रीन पर जो दिख रहा है? यस सर। यस सर। आई थिंक क्लियर दिख रहा है। सर हम बता देंगे जब हो जाएगा तो। जल्दी लिखो बेटा इसको, आगे बढ़े फिर।
हो गया सर। हो गया, हटा दूं? हो गया सर। चलो ठीक है बेटा, एक मिनट। सर लिख लिया। हाँ बेटा, पूरा हो गया ना बेटा ये ACTS तक का? तो ये रह रहा है। सर सर सूर बहुत हो रहा है। क्या कह रहे हो?
क्या कह रहा है बेटा? सर शोर हो रहा है सर पीछे। ये है ही यार थोड़ा सा, तभी तो मैं बार बार माइक को म्यूट कर रहा हूँ। अब आज तो क्या है, घर से क्लास ले रहे हैं ना, तो ये कभी मोटरसाइकिल वाले आते हैं, कभी कोई चैन से ही कराने वाला आता है, ये तो बेचारे आते रहते हैं साइड में, कभी कोई कुकर वाला आ जाता है। ऐसा कहाँ बैठे हो सर आप? घर में बैठा हूँ मैं, कमरे में ही मेरे। सर 1 मिनट ऊपर करना थोड़ा। सर नीचे कर दो। हो गया बेटा यहाँ तक का? हाँ नहीं सर। सर। यस सर। कहाँ तक लिख लिया ये बता दो एक बार, उतना हटा देता हूँ मैं। ये पूरा ही लिख लिया, F स्क्रीन से पे आ रहा है। सर प्लीज थोड़ा सा ऊपर कर दो सर। ये सही है? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। ठीक है बेटा, जल्दी लिखो इसको, फिर आगे बढ़े फिर। सर थोड़ा नीचे कर। सर नीचे कर दो थोड़ा।
हाँ हटा दो बेटा, फिर यहाँ तक का हो गया तो। साधु सर। सर थोड़ा ऊपर कीजिए। सही है, एक लाइन और। सही। हाँ ठीक। हाँ सर। ये बेटा न्यूरो हाइपोथाइसिस के ऊपर आप लिख लो ना, तो बता देना, इसको फिर मैं हटा दूंगा। हो गया सर। नहीं सर। हो गया सर। हो गया सर।
हाँ सर, मेरा भी हो गया। चलो ठीक, अभी हो गया। ठीक है बेटा। देखो नेक्स्ट ग्लैंड है बेटा यहाँ पर थायराइड ग्रंथि। ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। जो अपना ट्रेकिया होता है ना, ये यहाँ पर गले में, और लैरिंग्स जो कंठ, तो इन दोनों के संधि स्थल पर पाई जाती है और श्वास नाल के दोनों ओर स्थित होती है। मतलब एक इस साइड में होगी और एक इस साइड में होगी, और दो पालियों से बनी हुई है। और ये जो दोनों पालियां हैं वो आपस में एक संयोजी उत्तक के द्वारा जुड़ी होती है, जिसको स्थमस कहा जाता है। स्थमस का मतलब होता है बेटा संयोजक, इसको हिंदी में संयोजक बोलते हैं। तो एच आकृति की बन जाती है। ये डायग्राम देखो आप इस तरह से, जैसे ये जो डायग्राम दिया गया है ना, ये कर्सर का साइन दिख रहा है, अधर सतह लिखा हुआ है, ये आपके फ्रंट सरफेस से लिया हुआ डायग्राम है। ऊपर लैरिंग्स है और ये नीचे वाला पार्ट ट्रेकिया गया। अब ट्रेकिया या श्वास नाल के दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ ये दो पालियों से बनी हुई है, एक पाली एक साइड में एक दूसरे साइड में। तो ये लेबल भी कर रखा अपन ने, इसको थायराइड पाली और इंग्लिश में थायराइड लोब बोलते हैं। तो दो थायराइड लोब होती है, और ये जो दोनों थायराइड पालियां हैं ये आपस में एक स्थमस के द्वारा, देखो बेटा ये कनेक्ट करता हुआ बताया गया है। स्थमस संयोजक को कह रहे हैं जो दोनों थायराइड पालियों को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको अधर सतह से दिखेगा बेटा। जैसे ये दूसरा डायग्राम देखो, ये पृष्ठ सतह का डायग्राम है ना। मतलब जैसे अपन इसको पीछे की तरफ घुमा के देखें तो पृष्ठ सतह पर आपको स्थमस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो अधर सतह पर पाया जाता है ना। और थायराइड पालियां आप इधर भी दिखाई देगी। अब प्रत्येक थायराइड पाली पर पृष्ठ सतह पर एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। तो ये जो ब्लू कलर के डॉट देखो बेटा, आपको 4 डॉट दिखाई दे रहे हैं। ये जो डॉट है ये है पैराथायराइड ग्रंथि। तो एक पाली पर एक जोड़ी है, दूसरी पाली पर एक जोड़ी है, संख्या में 4 या फिर 2 जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि है जो बेटा पृष्ठ सतह पर स्थित होती है, और स्थमस आपको केवल अधर सतह पर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन कह रहे हैं। देखो वापस से सेकंड वाली लाइन रीड कर रहे हैं। श्वास नाल के दोनों ओर स्थित दो पालियों से बनी है जो आपस में स्थमस द्वारा जुड़ी होती है, तो एच आकृति की बन जाती है। ये देखो शेप लगभग एच आकृति की तरह दिखाई दे रहा है, ये रेड वाला जो पोर्शन देखते हैं तो, ठीक है। अब इसकी आंतरिक संरचना से अपन देखें तो आंतरिक संरचना में आपको फोलिकल मतलब बहुत सारी पुटिकाएं दिखाई देगी। आपने बेटा एनिमल टिश्यू में भी पढ़ा था, ठीक है। एनिमल टिश्यू में जिसको आप थायराइड फोलिकल या थायराइड, तो ये फोलिकल और स्ट्रोमा से मिलकर बना होता है। तो फोलिकल और स्ट्रोमा देखो, ये इसका एक ट्रांसफर सेक्शन डायग्राम है बेटा, ये वाला है ना, ये ट्रांसफर सेक्शन डायग्राम देखो। अब इसमें आपको ये दो सर्किल दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर से बने हुए। ये जो 2 सर्किल है ये तो है बेटा थायराइड पुटिका, इसको आप इंग्लिश में थायराइड फोलिकल कहते हो। और ये जो थायराइड पुटिका के बाहर की तरफ जो मैंने ग्रीन कलर से लाइनिंग बना रखी है, ये बेटा भरण उत्तक या स्ट्रोमा कहलाता है। आप इसको है ना जो अंतराली उत्तक भी कह सकते हो, जो पुटिका के बाहर अंतराल क्षेत्र में पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि थायराइड पुटिका का ट्रांसफर सेक्शन में आपको क्या क्या चीजें दिखाई देगी, तो आपको बताना पड़ेगा उसमें कि थायराइड फोलिकल और स्ट्रोमा से मिलकर बना होता है। अब एक दूसरे वाली थायराइड पुटिका में जिसमें येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, तो ये जो सेल है ये घनाकार उपकला होती है। आपको एनिमल टिश्यू में लिखा था ना कि थायराइड पुटिका घनाकार उपकला से आश्रित होती है। ये जो घनाकार उपकला है ये बेटा हार्मोन स्रावित करती है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो अक्रिय अवस्था में पीला और कोलोइडी पदार्थ के रूप में, एक येलो कोलोइडी मैटर है, पीला कोलोइडी पदार्थ है,
तो पीला कोलोइडी पदार्थ के रूप में इस थायराइड पुटिका की गुहा में संचित हो जाता है, जहां पर मैंने हाईलाइट कर रखा है येलो कलर से। ठीक है, तो ये जो पीला कोलोइडी पदार्थ है इसका श्रावण कौन कर रहा है बेटा? थायराइड पुटिका की घनाकार कोशिका इसका श्रावण करती है, और जो यहां पर अक्रिय थायरोक्सिन हार्मोन कहलाता है। ठीक है, तो एक तो देखो इसको स्काई ब्लू के हाईलाइट किया अपन ने, थायरोक्सिन हार्मोन। फिर आगे देखो, अब इन दो पुटिकाओं के बीच में या पुटिका के बाहर की तरफ देखो बेटा कि ग्रीन कलर से छोटी छोटी सेल अपन ने बना रखी है। इनको आप पैराफोलिकुलर या पैरापुटिकीय कोशिका कहते हो। परापुटिकीय कोशिका मतलब जो पुटिका के बाहर की तरफ होती है, फोलिकल के आउटर साइड में है तो उसको पैराफोलिकुलर सेल या सी सेल कहते हैं। और इसके द्वारा यहां पर थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का श्रावण किया जाता है, जिसको बेटा टीसीटी मतलब थायरोकैल्सिटोनिन या फिर सीटी मतलब कैल्सिटोनिन हार्मोन भी कह सकते हैं। इसको थायरोकैल्सिटोनिन को टीसीटी या सीटी भी कहते हैं। तो देखो ये स्काई ब्लू कलर से दो जगह पर हाईलाइट किया बेटा हमने। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ थायराइड ग्रंथि से कुल कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, तो आप दो हार्मोन बताओगे। एक थायरोक्सिन हार्मोन जो आयोडीनीकृत हार्मोन होता है, मतलब आयोडीन का बना होगा, और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो नॉन आयोडीनाइज्ड होगा। नॉन आयोडीनाइज्ड, आयोडीनाइज्ड थायरोक्सिन होगा, और जो नॉन आयोडीनाइज्ड है वो है। अभी अपन केवल थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का जो कार्य है ना, अभी मैं आपको इस ग्रंथि के बाद में पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ाऊंगा। और पैराथायराइड ग्रंथि से पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन का श्रावण होगा। तो पीटीएच हार्मोन जो फंक्शन करता है उसका जस्ट अपोजिट फंक्शन थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन करता है। तो ज्यादा बढ़िया ये रहेगा कि अपन पीटीएच और टीसीटी दोनों का कंपैरिजन करेंगे, है ना, कि उनके फंक्शन में कंपैरिजन करेंगे। पीटीएच कैसे काम करता है, टीसीटी कैसे काम करता है, तो उनमें हम कंपैरिजन करेंगे वहां पे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे केवल थायरोक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखो बेटा थायरोक्सिन हार्मोन बनता कैसे है। तो थायरोक्सिन हार्मोन 4 स्टेप में संश्लेषण होगा, इसका 4 स्टेप में बनेगा। अब कौन कौन सी स्टेप है? सबसे पहले आयोडीन को ट्रैप करना, ट्रैपिंग का मतलब हो गया आयोडीन को पकड़ना। तो हमारे ब्लड में जो आयोडीन है वो पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म के अंदर है, जिसको KI कह रहे हैं। KI ये ब्लड में है बेटा। तो ब्लड में जो आपके ब्लड में आयोडीन है वो पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म के अंदर होता है। देखो ये अपन कहते हैं ना बहुत सारे सॉल्ट वगैरह होते हैं, टीवी पर भी कई बार ऐसे ऐड वगैरह आते रहते हैं कि नमक में आयोडीन है या नहीं है ना। तो ये जो सॉल्ट होता है तो उसमें तो आयोडीन मिलेगा वहां पे, तो हम वहां से आयोडीन को ले रहे हैं। लेकिन ये एक होता है रॉक सॉल्ट, ठीक है, जिसको अपन ये बोलते हैं ना सेंधा नमक वगैरह। तो रॉक सॉल्ट में मिनरल्स, ये जो अपना नॉर्मल सॉल्ट आता है, व्हाइट सॉल्ट जो होता है उसके कंपैरिजन में उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं, आयोडीन भी बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यादा बढ़िया रहता है कि रॉक सॉल्ट ही लेना चाहिए। उसमें जो ब्लड प्रेशर वगैरह की जो प्रॉब्लम्स होती है ये सब चीजें भी उसमें दिक्कत नहीं आती है। सोडियम लेवल कम होगा लेकिन मिनरल्स उसमें बहुत सारे होते हैं, इस वजह से उसको प्रीफर्ड करवाया जाता है। तो देखो अब आपके ब्लड में जो आयोडीन है वो किस फॉर्म में है बेटा? पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म में। अब ब्लड से आयोडीन किस में ट्रांसफर होगी? थायराइड ग्रंथि की फोलिकल में या पुटिका में ट्रांसफर हो गया। इसी को आप आयोडीन की ट्रैपिंग बोलते हो। ठीक है, कि आपके ब्लड में जो आयोडीन है वो ब्लड के थ्रू किस में चला गया? थायराइड ग्रंथि में, और थायराइड ग्रंथि में वो फोलिकल में ट्रांसफर हो गया। इसको आपने आयोडीन का ट्रैपिंग बोला। अब दूसरी स्टेप में थायराइड ग्रंथि क्या करेगी? इस आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगी, मतलब पोटेशियम को अलग कर देंगे और आयोडीन को अलग कर दिया जाता है। तो जैसे KI से आयोडीन को अलग किया और पोटेशियम यहां से अलग हो गया, इसको आपने ऑक्सीकरण बोल दिया।
ऑक्सीकरण होने के बाद में अब आयोडीन का सी मतलब थर्ड स्टेप में करेंगे ऑर्गेनोफिकेशन। ऑर्गेनोफिकेशन का मतलब क्या होता है? कार्बनीकरण। कार्बनीकरण मतलब आयोडीन को किसी बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ में अटैच किया जाता है। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहां पर क्या हो गया? टाइरोसिन। टाइरोसिन अमीनो एसिड। बेटा याद करो एक बार, बायोमोलिक्यूल में आपको बताया था कि जो थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये सभी टाइरोसिन अमीनो एसिड से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखो आयोडीन टाइरोसिन के साथ में जुड़ गया तो क्या बन गया बेटा? MIT। कितने आयोडीन मोलिक्यूल अटैच किए हैं? एक आयोडीन मोलिक्यूल अटैच किया है जिसको आप MIT मतलब मोनो आयोडोथायरोनिन कहते हो। मोनो आयोडोथायरोनिन। और जब MIT के साथ में दूसरा आयोडीन और अटैच कर जाता है तो उसको बोलता है DIT मतलब डाई आयोडोथायरोनिन। ठीक है, तो ऐसे जो टाइरोसिन के ऊपर बेटा 4 आयोडीन के लिए बाइंडिंग साइट पाई जाती है। 4 आयोडीन यहां पर बाइंड कर सकते हैं। तो पहला आयोडीन बाइंड किया तो MIT बोलती है मोनो आयोडोथायरोनिन। 2 आयोडीन बाइंड करेंगे तो डाई आयोडोथायरोनिन। 3 बाइंड करेंगे तो ट्राई आयोडोथायरोनिन। और अगर चारों साइट पर आयोडीन बाइंड कर गया उसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन बोलते हैं। और टेट्रा आयोडोथायरोनिन ही परिपक्व थायरोक्सिन हार्मोन होता है। ठीक है, अब देखो जैसे फोर्थ स्टेप को समझो। फोर्थ स्टेप में हो रहा है बेटा कपलिंग। कपलिंग को हिंदी में बोलते हैं युग्मन। युग्मन हो गया, जैसे कि DIT और MIT दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया? T3 बन गया, ट्राई आयोडोथायरोनिन। 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल अटैच हो गए। अब फिर DIT और DIT ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? T4 बनेगा मतलब टेट्रा आयोडोथायरोनिन बनेगा जिसमें 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल अटैच कर जाते हैं। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछा जाए T3 और T4 में ज्यादा एक्टिव कौन सा होता है, तो आप सीधी सी बात है बेटा, जिसके पास में एक आयोडीन की साइट अभी तक खाली है वो अभी भी रिएक्ट कर सकता है। और जिसके पास में चारों साइट ब्लॉक हो गई, सैचुरेट हो गया, संतृप्त हो गया, वो किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। इसीलिए अपन कहते हैं कि T3 T4 की तुलना में ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, ये देखो T4 की तुलना में T3 अधिक सक्रिय है, लेकिन T4 का संचय T3 की तुलना में अधिक समय तक होता है। ठीक है, T4 का संचय T3 की तुलना में अधिक समय तक होता है, अतः T4 अधिक मात्रा में स्रावित किया जाता है। समझे बात को? देखो 2 पॉइंट है। एक तो आपसे ये पूछा जाए कि बताओ बेटा T3 और T4 इनको पता है बेटा हम वैसे क्या बोलेंगे? आप T4 को थायरोक्सिन हार्मोन कह रहे हो तो मैं T3 और T4 को मैं बोलूंगा आयोडोथायरोनिन हार्मोन। समझ गए? आयोडोथायरोनिन हार्मोन। अब आपसे ये पूछा रहा है कि T4 और T3 के अंदर ज्यादा एक्टिव कौन सा होगा? T3 ज्यादा एक्टिव है या T4 ज्यादा एक्टिव है? तो हम कहेंगे बेटा यहां पर जो T3 है वो ज्यादा एक्टिव है एज कंपेयर टू T4। अब क्यों है T3 ज्यादा एक्टिव? क्योंकि T3 पर अभी एक साइट खाली पड़ी है, वो और रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, इसलिए T3 ज्यादा सक्रिय होगा, T4 कम सक्रिय है। तो अब यहां पर स्टोर किसको किया जाएगा बताओ? T4 को। हाँ बिल्कुल सही बात है, ज्यादा देर तक तो वो स्टोर होगा ना जो कम क्रियाशील होगा, तभी तो T4 का संचय होता है, T3 का संचय नहीं होगा। और इसीलिए बेटा T4 हमेशा ध्यान रखना ज्यादा मात्रा में स्रावित किया जाता है, T3 कम मात्रा में स्रावित किया जाता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आपको ये बातें समझने में आई? देखो क्या क्या चीजें बोली है मैंने। T4 कम सक्रिय है, T3 ज्यादा सक्रिय है। दूसरी बात T4 का ज्यादा संचय होगा क्योंकि ये निष्क्रिय है। और ज्यादा मात्रा में T4 श्रावण होगा, कम मात्रा में T3 का श्रावण होगा। ये बातें समझने में आई विद रीजन? चलो ठीक है। अब देखो उत्तक में T4 T3 में चेंज हो जाता है। अब देखो बेटा जैसे आपकी ग्रंथि ने T4 हार्मोन स्रावित किया, अरे भाई T3 T4 यार दोनों ही थायरोक्सिन हार्मोन है ना, दोनों ही थायरोक्सिन है। तो अब आप किसको थायरोक्सिन बोलोगे? तभी तो मैं कह रहा हूं इनको आयोडोथायरोनिन कह दो ना, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है।
T3 भी आयोडोथायरोनिन है, T4 भी आयोडोथायरोनिन है। तो ये आयोडोथायरोनिन हो गया बेटा दोनों, T3 भी और T4 भी। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे ही T4 स्रावित होगा तो टिश्यू में उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और उससे एक आयोडीन मॉलिक्यूल वहां से हट जाएगा। तो T4 किस में चेंज हो गया, T3 में चेंज हो जाता है। तो अब यहां पर ध्यान रखना, उत्तक में T4 T3 में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ यहां तक के पोर्शन में आपको कोई डाउट है क्या समझने में? कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझने में आई हो? थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन। थायरोक्सिन हार्मोन यहां पर 3 प्रकार के कार्य कर रहा है ना, 3 फंक्शन कर रहा है। कौन कौन से फंक्शन है तो इनको मैंने अलग कलर से नोट कर रखा। देखो बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन वृद्धि, उपापचय और बॉडी सिस्टम तीनों पर अफेक्ट डालता है, तीनों को प्रभावित करेगा। जैसे वृद्धि पर क्या प्रभाव डाल रहा है, तो थायरोक्सिन हार्मोन शारीरिक, मानसिक व लैंगिक वृद्धि को, किस प्रकार की वृद्धि को, ठीक है, उसमें अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी ना, तो ग्रोथ हार्मोन की कमी होने से जो मेंटल रिटार्डनेस, मानसिक मंदता नहीं आती है। लेकिन अगर थायरोक्सिन की कमी हो गई तो उसमें फिजिकल ग्रोथ भी अफेक्ट करेगी, मेंटल ग्रोथ भी अफेक्ट करेगी और सेक्सुअल ग्रोथ भी अफेक्ट करती है। तो क्योंकि ये तीनों प्रकार की वृद्धि को प्रेरित कर रहा है। दूसरा कार्य देखो बेटा, वृद्धि से संबंधित ही है कि ये उत्तक वृद्धि और विभेदन को प्रेरित करता है। जैसे मेंढक के टेडपोल लार्वा में कायांतरण को प्रेरित, कायांतरण का मतलब होता है मेटामॉर्फोसिस। देखो मेंढक ऐसे मछली के आकार का सा होता है, स्पर्म के जैसा होता है, ठीक है। और अब एडल्ट आप देखो किस तरह का होता है, ठीक है। तो वो जो लार्वा है उसकी बॉडी में चेंज आता है और वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। काया अंतरण, कायांतरण, काया मतलब बॉडी, अंतरण मतलब चेंज आना, कि उसकी बॉडी में कुछ ऐसे मॉर्फोलॉजिकल चेंज आएंगे बेटा, उसमें संरचनात्मक परिवर्तन होंगे और जो लार्वा है वो वयस्क अवस्था में बदल जाता है। इसी को कायांतरण कहते हैं, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूं, देखो जैसे मान लो कि आप कभी बारिश के दिनों में देखते होंगे पानी में बहुत सारे मेंढक के टेडपोल लार्वा दिख जाते हैं, ठीक है। तो उनको अपन अलग अलग बीकर में अपन ले लें। जैसे मैंने उसको 3-4 अलग अलग बीकर में ले लिया। एक तो ओरिजिनल पानी है, एक जो बीकर है उसमें लार्वा को ऐसे पानी में रखा है कि जिसमें आयोडीन की मात्रा बिल्कुल एब्सेंट, आयोडीन उसमें नहीं है। और एक में बीकर में जो ऐसे पानी में रखा जिसमें आपने और एक्स्ट्रा आयोडीन डाल दिया। और तीसरा बीकर बेटा नॉर्मल सैंपल है, जिस पानी में से उठाया था उसी पानी में रख दिया। अब आप इन तीनों के अंदर देखना कि तीनों में सबसे पहले डेवलपमेंट किसमें होगा। तो आप ये देखोगे कि जिसमें आपने आयोडीन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है वो जल्दी एडल्ट में चेंज हो जाएगा, और जो नॉर्मल वाला है उसमें नॉर्मल प्रोसेस से चेंज हो रहा है। और जिसमें आपने ऐसे सैंपल में रखा जिसमें आयोडीन है ही नहीं, तो वहां पर क्या होगा कि वो एडल्ट में चेंज नहीं होगा। तो ये मेटामॉर्फोसिस को अफेक्ट करता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मेंढक को मान लो जैसे टेडपोल लार्वा को ऐसे पानी में रखा जाए या वो ऐसे पानी में प्रेजेंट है जिसमें आयोडीन की मात्रा नहीं है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहोगे कि सर उसमें कायांतरण नहीं होगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आयोडीन नहीं है। आयोडीन नहीं है तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ भी नहीं होगी। इस वजह से ये सब चीजें अफेक्ट कर रही है। फिर देखो बेटा, सेकंड फंक्शन है उपापचय या मेटाबॉलिज्म। कि मेटाबॉलिज्म पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये बेटा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को प्रेरित करेगा। अब कई बार पता है बेटा वो स्पेशल चीजें ऐसे पूछ ली जाती है कि बताओ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को कैसे इफेक्ट करेगा और वसा के मेटाबॉलिज्म को कैसे अफेक्ट करेगा। तो आपको बताना है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है ना, वो प्रोटीन पर तो एनाबॉलिक इफेक्ट डालता है, मतलब प्रोटीन संश्लेषण को तो प्रेरित करेगा, और वसा के
पर कैटाबोलिक इफेक्ट डालता है। कैटाबोलिक का मतलब हो गया अपघटन, लिपोलाइसिस, लिपिड का अपघटन होना, लिपिड का लाइसिस होना। तो प्रोटीन पर एनाबोलिक और वसा के ऊपर कैटाबोलिक इफेक्ट डालेगा, जिससे क्या होगा, भोजन के ऑक्सीकरण को बढ़ाएगा, फूड के ऑक्सीडेशन को। भोजन का ऑक्सीकरण बढ़ेगा तो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, तो बीएमआर को बढ़ा देता है। बीएमआर बढ़ेगी तो एटीपी का निर्माण बढ़ेगा, है ना। एटीपी का निर्माण बढ़ रहा है, इसीलिए आप इसको कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कह सकते हैं, और ये शरीर ताप भी बढ़ाता है। ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि भाई निम्न में से कैलोरीजेनिक इफेक्ट किस हार्मोन के द्वारा डाला जाता है, तो या फिर कैलोरीजेनिक प्रभाव से कैलोरी मतलब एनर्जी। अरे अपन जैसे ऊर्जा का मापन किसमें कर रहे हैं, छोटे बच्चे तो होंगे तुम्हारे घर में, है ना। उनके यहाँ पर ये देखो सर पे, यहाँ पे हाथ लगाएंगे, उनके जो हथेलियां होती है, उनकी पगतलियां होती है, वहां पे टच करके देखना, उनका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है, हीट थोड़ी ज्यादा होती है वहां पे। ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से। ऐसा नहीं कि वो सो रहा और तुम अब भी एक्सपेरिमेंट करने चले जाओ वहां पे, वैज्ञानिकों ऐसे मत चले जाना। ठीक है, घर वाले पिटाई करेंगे कि जगा दिया छोटे बच्चे को। आगे देखो फिर, अब नेक्स्ट है बेटा कि बॉडी सिस्टम पर क्या इफेक्ट आता है इसका। तो बॉडी सिस्टम पर ये हार्ट रेट को बढ़ाएगा, बीआर ब्रीथिंग रेट को बढ़ाएगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ा देगा, माइलिन आच्छद निर्माण क्रिया को बढ़ाएगा। अब देखो मुझे याद नहीं है कि आप लोगों को वो सब चीजें पता है या नहीं है ना, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि माइलिन को बनने की प्रक्रिया, स्वान सेल कैसे कवरिंग करती है, एक्सोन के ऊपर, वो सारी चीजें मैंने समझाई थी। और तब भी मैंने कहा था कि बेटा स्वान सेल केवल माइलिन के आच्छद का सेपरेशन कर रही है, माइलिन को बनाती नहीं है। माइलिन जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन उसको स्टिमुलेट करेगा, तो थायरोक्सिन हार्मोन माइलिन आच्छद के निर्माण को बढ़ा देगा। सोडियम पोटेशियम पंप अभी पढ़ा था ना, ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप की क्रिया को बढ़ाएगा, HbO2 के वियोजन को प्रेरित करेगा। तभी तो इधर देखो बेटा साइड में कर्सर का साइन मार के उपापचय में सेकंड वाला पॉइंट, भोजन के ऑक्सीकरण को बढ़ाता है, तो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना, इसीलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन को भी प्रेरित करता है। मादा में आर्तव चक्र का नियमन करेगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको भी रेगुलेट करता है। एड्रिनलिन नोर एड्रिनलिन की क्रिया को बढ़ा देता है ये, ठीक है, एड्रिनलिन नोर एड्रिनलिन की क्रिया को बढ़ाएगा। और ब्लड शुगर लेवल, हमारे ब्लड में शुगर लेवल भी बढ़ा देता है। अब बताओ शुगर लेवल जो भी बढ़ाएगा तो सभी के लिए ये कॉमन पॉइंट कहेंगे नहीं कहेंगे अपन कि डायबिटोजेनिक इफेक्ट आ रहा है या फिर एंटी इंसुलिन काम कर रहा है, तो एक ही बात है, एंटी इंसुलिन फंक्शन करता है, डायबिटोजेनिक इफेक्ट आता है, आरबीसी निर्माण को बढ़ाएगा जिसको इरिथ्रोपोएसिस बोला जाता है, और विद्युत अपघट्य हुए जल का संतुलन भी करेगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है और जो वाटर का बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन करता है। आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, शुगर लेवल बढ़ाएगा। शुगर लेवल देखो बेटा, एड्रिनलिन नोर एड्रिनलिन की क्रिया बढ़ेगी ना, तो ब्लड शुगर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मादा में आर्तव चक्र का नियमन करेगा, रेगुलेशन कर रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन को प्रेरित कर रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप की क्रिया को बढ़ा रहा है, माइलिन आच्छद के निर्माण को बढ़ाएगा, हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट को भी बढ़ा देता है। ये आपके थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन हो गए। बताओ यहां तक के पोर्शन में आपको कोई डाउट है क्या?
क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है। अब आगे देखो बेटा, थायरोक्सिन का हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब अल्प श्रावण, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉयडिज्म हाइपो टाइप का है, मतलब कि थायरोक्सिन का सिक्रेशन कम होगा तो क्या क्या डिसऑर्डर होंगे। देखो वही बात है बेटा, आप केवल इतनी चीज ध्यान रखना कि बच्चों में और एडल्ट में डिजीज कौन कौन सी होती है अल्प और अति श्रावण की वजह से, वो इंपॉर्टेंट होगा। देखो क्रिटेनिज्म, ये जड़ वामनता बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है, क्रिटेनिज्म जड़ वामनता बोल रहे हैं, और ये बच्चों में अल्प श्रावण की वजह से होगा। ठीक है, अब देखो थायरोक्सिन का लेवल कम होगा तो बेटा जो शारीरिक मानसिक लैंगिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, तो मानसिक और शारीरिक अवरुद्धता आएगी। हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, बॉडी टेम्परेचर, बीएमआर कम हो जाएगी। त्वचा असामान्यता और मूक बधिरता, मतलब कि गूंगापन और बहरापन, ना तो वो बोल पाएगा, ठीक है, ना वो सुन पाएगा, ठीक है, तो ये भी सिम्टम्स आते हैं, उसको क्रिटेनिज्म या जड़ वामनता बोला जाता है। ठीक है, जो भी इसके फंक्शन है ना बेटा थायरोक्सिन के, उस जैसे सेकंड देखो बेटा मिक्सिडेमा, वो तो क्रिटेनिज्म था, अब बात कर रहे हैं मिक्सिडेमा की। मिक्सिडेमा का मतलब गुल्स रोग, ये वयस्क में थायरोक्सिन के अल्प श्रावण की वजह से होगा, जिसमें अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, और उस प्रेग्नेंट फीमेल में एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, मान लो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उस फीमेल में थायरोक्सिन का लेवल कम हो गया, तो उसको मेंटेन करना चाहिए, नहीं तो भ्रूण का पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अभी बताया ना कि उत्तक वृद्धि और विभेदन को प्रेरित करता है थायरोक्सिन, इस वजह से तो भ्रूण का अल्प विकास होगा। अनियमित आर्तव चक्र, जैसे सामान्यतः 28 दिन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो कभी कम और कभी ज्यादा दिनों का भी हो सकता है, इरेगुलर हो जाएगा, मोटापा आएगा, सुस्त व निष्क्रिय है ना, कि थोड़ा सुस्तीपन रहता है, बॉडी इनएक्टिव हो जाती है, तो ये सिम्टम्स आते हैं। सिंपल गोइटर, सिंपल गोइटर को सामान्य घेंगा भी कहते हैं। सामान्य घेंगा क्या होता है, जैसे मान लो कि आयोडीन की कमी हो गई किसी में, ठीक है, तो आयोडीन की कमी होने से आयोडीन की कमी होने से ये अपना जो गले में है ना, यहां पर सूजन आने लग जाती है। आयोडीन की कमी हो गई, थायराइड ग्रंथि क्या चाह रही है, वो आयोडीन को ट्रैप कर रही है, उसको आयोडीन मिल नहीं रहा है, तो वो आयोडीन को ट्रैप करती है, तो धीरे धीरे थायराइड ग्रंथि में सूजन आती जाती है। तो गला यहाँ पर है ना, अपना नेक वाला जो पार्ट है, ये ऐसे बड़ा हो जाता है, सूजन आ जाती है गले में, उसको सिंपल गोइटर या गलगंड रोग बोला जाता है। गले में सूजन आ जाती है, इसलिए गलगंड कहते हैं, सिंपल गोइटर सामान्य घेंगा, ये एक ही बात होती है, इसी को ही कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल गोइटर। अच्छा, गोइटर का क्या मतलब होता है यहाँ पे? गोइटर का मतलब होता है साइज में बढ़ाव आना, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा एक्सोप्थैलेमिक गोइटर, तो गोइटर का मतलब आप समझ जाना, गोइटर का मतलब होता है साइज बढ़ जाना, किसमें? थायराइड ग्रंथि में। तो एक तो होता है अच्छा, गोइटर भी दो प्रकार के हैं। गोइटर का मतलब क्या है? थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाना, दो प्रकार का है, एक तो सिंपल गोइटर जो आयोडीन की डेफिशिएंसी से हुआ है, और एक है एक्सोप्थैलेमिक गोइटर जो स्व प्रतिरक्षा विकार है, उसको अभी आगे देख रहे हैं अपन। तो ये सिंपल गोइटर हो गया। अब कुछ लोगों में क्या होता है कि सिंपल गोइटर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, जैसे किसी में मान लो कि सिंपल गोइटर हो गया, अब उसका उपचार करवाना है, तो उसको ट्रीट करने के लिए अपन जो मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, जो दवाइयां ले रहे हैं, उनके रिसेप्टर आपके थायराइड ग्रंथि के ऊपर पाए जाते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम उन मेडिसिन के मॉलिक्यूल को एंटीजन की तरह पहचान कर लेता है और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगा, और वो जो एंटीबॉडी है ना, वो आपके थायराइड ग्रंथि को नष्ट करने लग जाएगी, और इसको थायराइड की आत्महत्या, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड भी बोलते हैं। अब ये मैं बता रहा हूं आपको हाशिमोटो रोग के बारे में, जो एक प्रकार का स्व प्रतिरक्षा विकार है, और इसको थायराइड की आत्महत्या भी बोला जाता है, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, इसके बाद में नेक्स्ट डिसऑर्डर है, ये अतिश्रावण की वजह से होने वाले रोग कौन कौन से हैं?
देखो हाइपरथायरॉइडिज्म में अतिश्रावण, इसमें फर्स्ट डिजीज है एक्सोप्थैलेमिक गोइटर, हिंदी में कहते हैं नेत्रोत्संगी घेंगा, और या फिर इसको ग्रेव्स रोग भी कहा जाता है। ठीक है, दो नाम है, एक ही रोग है बेटा, अलग अलग डिजीज नहीं है, ये एक ही रोग है। अब ये जो एक्सोप्थैलेमिक का क्या मतलब, देखो गोइटर का मतलब तो तुम्हें समझने में आ गया कि गोइटर का मतलब होता है साइज बढ़ जाना, उसको गोइटर बोलते हैं। और एक्सोप्थैलेमिक का मतलब क्या है, एक्सो मतलब बाहर आना, और ऑप्थैलेमिक मतलब आईज, आई बोल, नेत्र, तो नेत्र गोलक बाहर की ओर उभरे होते हैं, इसलिए इसको एक्सोप्थैलेमिक गोइटर बोलते हैं। तो बेटा ये जो एक्सोप्थैलेमिक गोइटर है ना, ये इसका एक सिम्टम हो गया। ठीक है, ये इसका एक सिम्टम हो गया कि जिसमें जो आपके आई बोल हैं ऐसे बड़े बड़े दिखेंगे और बाहर की तरफ उभरे हुए दिखेंगे, उसको एक्सोप्थैलेमिक गोइटर बोला जाता है। ये एक प्रकार का स्वयं प्रतिरक्षा विकार है, जिसमें क्या होगा, एंटीबॉडी तो बनेगी, लेकिन एंटीबॉडी किसी को मारती नहीं है ना। देखना एंटीबॉडी क्या कर रही है, एंटीबॉडी जो टीएसएच हार्मोन होता है ना, उसकी नकल करती है, मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब होता है नकल करना। जैसे ये ऐसे कई जो कलाकार होते हैं ना, कि कोई अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर रहा है तो वो उसकी तरह आवाज निकालेगा, उसकी तरह एक्टिंग करेगा, वो तो उसको बोलते हैं मिमिक्री करना, एक्टिंग करना, मिमिक्री करना, ऐसे। तो यहां पर जो एंटीबॉडी बनी है, वो एंटीबॉडी बेटा टीएसएच की मिमिक्री करती है। देखो कैसे, ये फ्लो चार्ट समझो एक बार आप, देखो कर्सर के साइन से ही समझते जाओ। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से हार्मोन आया बेटा टीआरएच, पूरा नाम समझ गए, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो अग्र पीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है, किसके श्रावण के लिए बेटा, टीएसएच। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के श्रावण के लिए टीआरएच प्रेरित करेगा। अब टीएसएच किस पर काम करेगा, थायराइड ग्रंथि पर, जिससे क्या होगा, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन का श्रावण करेगी। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि आपने टीआरएच का क्या टीआईएच पढ़ा था, नहीं सर, थायरोट्रोपिक इनहिबिटरी हार्मोन पढ़ा था, नहीं होगा ही नहीं है ना। तो देखो यहां पर कंट्रोल कैसे होगा, ये जो थायरोक्सिन का लेवल जैसे ही बढ़ जाएगा, तो इसका लेवल बढ़ने से ये नेगेटिव फीडबैक देता है बेटा। इसे देखो, ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, किसको नेगेटिव फीडबैक देगा, अग्र पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस को, जिससे टीआरएच बंद हो जाता है, टीएसएच बंद हो जाता है। तो टीएसएच बंद होगा तो बताओ भाई, थायरोक्सिन भी बंद होगा नहीं होगा? यस सर। कंट्रोल होता है बेटा इसका, ये थायराइड ग्रंथि का इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। लेकिन यहां पर एक्सोप्थैलेमिक गोइटर में, ये साइड में देखो ग्रीन कलर से बनाया मैंने, एंटीबॉडी बन गई, ये टीएसएच के समान कार्य कर रही है, जो थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन के श्रावण के लिए प्रेरित करेगी। अब मुझे ये बताओ कि जैसे एंटीबॉडी बनी, टीएसएच की नकल कर रही है, नकल करने का मतलब है वो थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट कर रही है कि भाई तू थायरोक्सिन बना, तो थायरोक्सिन का लेवल बढ़ने लग गया। जैसे लेवल बढ़ा, उसने नेगेटिव फीडबैक दिया, तो नेगेटिव फीडबैक देने के बावजूद भी थायरोक्सिन का लेवल कम नहीं हो रहा है। कारण बताओ क्या है बेटा इसका? क्योंकि एंटीबॉडी जो है टीएसएच के समान कार्य करती है। हाँ, क्या एंटीबॉडी को नेगेटिव फीडबैक जाएगा बेटा? नहीं सर, नहीं जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी टीएसएच नहीं है। अरे एंटीबॉडी टीएसएच है क्या? टीएसएच नहीं है, नहीं है, तो टीएसएच नहीं है, टीएसएच नहीं कह सकते उसको, टीएसएच की नकल कर रही है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई आदमी अमिताभ बच्चन की नकल करे, उसकी तरह आवाज निकाले, उसकी तरह दिखने लग जाए, तो वो अमिताभ बच्चन थोड़ी हो गया। ठीक है, वो उसकी मिमिक्री कर रहा है। तो एंटीबॉडी टीएसएच की तरह मिमिक्री कर रही है, इसलिए नेगेटिव फीडबैक का इफेक्ट एंटीबॉडी पर नहीं पड़ेगा, तो वहां पर थायरोक्सिन का लेवल तब भी बढ़ता ही जाता है। ठीक है, फिर आगे देखो, ये लास्ट है, थायराइड ग्रंथि में कैंसर या गांठें बनना, इसको प्लूमर रोग कहते हैं। और थायराइड ग्रंथि में गांठें बन जाती है तो भी बेटा थायरोक्सिन का जो स्तर है वो सामान्य रूप से बढ़ जाता है।
ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, कहीं आप ये सोचो कि कैंसर होने पर तो हार्मोन सिक्रेशन कम होगा। देखो मैं आपको बताऊं, कैंसर होने पर जो ग्लैंड है ना, उस ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है वहां पे कैंसर में, क्योंकि सेल्स की सक्रियता बढ़ जाएगी। कैंसर सेल तो वैसे ज्यादा फंक्शन करती है, तो उस सक्रियता के बढ़ने की वजह से जो थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा यहाँ पे। और एक ये सब्सटेंस, एक पदार्थ होता है बेटा थायोयूरिया। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा पदार्थ एंटी थायरोक्सिन है या थायरोक्सिन के अपोजिट काम करता है, तो बच्चे इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा थायोयूरिया ऐसा टर्मिनोलॉजी दिखती है, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हो गया, तो ध्यान रखना थायोयूरिया एंटी थायरोक्सिन होता है। ये आपकी थायराइड ग्रंथि कंप्लीट हो गई। मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आगे का ये स्लाइड शेयर कर रहा हूं आपको, पैराथायराइड ग्रंथि तक का इतना सही है, तो इसको यहां तक का पूरा नोट कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन ऑफलाइन क्लास में। ठीक है बेटा, यहां तक की बातें समझने में आई आप लोगों को? यस सर। चलो ठीक है, अभी लीव करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ऑफलाइन क्लास में। सर पीडीएफ अभी शेयर कर देना। बिल्कुल बेटा, अभी शेयर कर देता हूं मैं।